जो 2-2 पैसे के ट्रोल कहते हैं ना कि भाजपा विरोधी हैं, ये हैं, देशद्रोही हैं, आप देखिए हम अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है सत्ता पक्ष में अपनी बातों को कहते हैं, आप लगातार सत्ता पक्ष के विरोध में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं। जिनको प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए घूस खिलाना पड़ता है, जिनकी औकात नहीं होती कि होमगार्ड के सामने आंखें मिला के बात करें, चेकिंग लगी रहती है ना, तो पैंट गीली हो जाती है, मोटरसाइकिल से मोड़ के ना दूसरा कट ढूंढते हैं। कमेंट बॉक्स में वो भी लोग आके जो है वो भी आके सुबह गांधी पे कोई गांधी में क्लास पढ़ाया जा रहा है, उसकी कोई रील वायरल हो रही है, वो भी आके गाली देते हैं, वो देशद्रोही हो, गांधी हो तुम। वो भी गांधी जो 56 इंच का सीना लेके, उस समय 56 इंच का सीना कहना आसान है सर ना। पार्टियों को बनते देखा है, कई पार्टियों को बिगड़ते देखा है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे जो भारत देश की राजनीति है वह किस तरफ जा रही है, आगे कैसा भविष्य आप देखते हैं, कवि हैं और शिक्षक हैं उसके नाते? भारत की राजनीति मुझे लग रहा है कि सीज फायर के बाद में लोगों का थोड़ा सा भरोसा सरकार पे। राहुल गांधी को परिपक्व नेता के तौर पर देख रहा हूं। सब कुछ छूट ही गया है, पहला प्यार नहीं मिला, पहली पसंद की नौकरी नहीं मिली, जिस उम्र में घर में रहना था, जिस उम्र में क्रिकेट खेलना था, जिस उम्र में पढ़ाई करनी थी, उस उम्र में देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में गए और वहां पे घटिया लोग मिल गए, तो वो भी छूटे। तो सब जीवन की राहों में कितने दुख के बादल छाएंगे, जीवन की राहों में कितने दुख के बादल छाएंगे, मिलकर बिछड़ेंगे कुछ, कुछ बिछड़े फिर मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं जीबी न्यूज। हमारे साथ आज एक खास शख्सियत मौजूद है, विनय मंगल शुक्ला जी, जो जाने माने कवि हैं और एक अच्छे लेखक भी हैं और आप अध्यापक भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। तो आप सबसे पहले तो हम आपके जीवन के सफर के बारे में जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं, कैसे शुरुआत हुई एक कवि विनय मंगल शुक्ला की? गुलशन जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक इतने दूर से चल के आए हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि लगभग 80 से 100 किलोमीटर आप चल के आए हैं मेरे इंटरव्यू के लिए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों का शुक्रिया जो आपके दर्शक मुझे देखेंगे। सफर क्या ही रहा कि एक शायर हुए लखनऊ के भरत भूषण पंत जी, उनका एक शेर है कि अब तो सफर का कोई मकसद ही ना रहा, ये क्या हुआ कि मेरे पांव का कांटा निकल गया। वाह वाह। तो सफर गांव का, आप हमारा गांव देख रहे हैं, आप हमारे गांव में आए जी जी, तो इस गांव से निकले और यहाँ से निकल के पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का शौक कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ेंगे, किसी कारणवश वहां एडमिशन नहीं हो पाया जी। लेकिन फिर भी इलाहाबाद की खुशबू जो थी वो महसूस करने का मौका मिला जी। उसके बाद में फिर लखनऊ और उसके बाद में फिर दिल्ली तक का सफर। ये कब की बात है, कब आप इलाहाबाद गए थे? और एक आंदोलन का भी हमने जो रिसर्च किया था उसमें एक आंदोलन आपके द्वारा कहीं हुआ था, उसमें आप जो है सम्मिलित भी हुए थे। आंदोलन हुआ था, अन्ना मूवमेंट में हम लोग ज्यादा सक्रिय हुए थे, लेकिन उसके पहले 2009 में हमने इंटर पास आउट किया। 2010 के आसपास हम इलाहाबाद गए, क्योंकि एक ट्रेंड था कि ग्रेजुएशन करना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तैयारी करना है। हालांकि ये अलग बात है कि हम असफल रहे तो, लेकिन उन सबके बीच में ये सारी चीजें चलती रही। और चूंकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने के कारण, थोड़ा सा इतिहास में रुचि होने के कारण, समाज को जानने के कारण, ये सब आंदोलन और ये सब चीजें जीवन में आती चली गई। जी जी। तो कब आप दिल्ली पहुंचे? आप बोल रहे हैं अन्ना हजारे वाले आंदोलन में? नहीं, अन्ना जी का जब आंदोलन हुआ था तब उस समय हम इलाहाबाद में थे, तैयारी कर रहे थे जी। और इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के, प्रमोद सर मेरे सीनियर हैं वो जी जी। उनके नेतृत्व में पहली बार हम लोगों ने सामाजिक आंदोलन एक चलाया था। उसमें गरीब बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाने का काम हम कर रहे थे। अच्छा, मतलब गांव के जो गांव नहीं, फुटपाथ पे रहने वाले जो बच्चे होते हैं, शहर हो या गांव, कहीं भी उन गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का काम वहां से हम लोगों ने शुरू किया। ये इस जो है सफर में आप कब तक शामिल रहे इस जनसेवा में? मैं तो अभी भी हूँ निरंतर ही, मतलब जहां भी ईश्वर मुझे मौका देता है वहां मैं उपस्थित रहता हूँ। जिस भी योग्य हूँ उस हिसाब से मैं अपनी इच्छा के अनुसार से। अभी हम जो है रिसर्च कर रहे थे, उसमें हमने देखा आपकी कई जो है फोटो हैं। उन्होंने कुमार विश्वास बड़े फेमस कवि हैं, तो उन्हें पूरे देश और दुनिया वाले जानने हैं, तो आप उनके साथ भी काम किए थे। कई वीडियो, कई फोटो ऐसे सामने आए, उसमें देखा। तो क्या है ये, इस पे आप क्या कहेंगे? कैसा रिश्ता है आपके साथ कुमार विश्वास का? मैं आपको फिर
चूंकि मैं शायर भी हूं तो मैं आपको फिर 2 पंक्तियों में जवाब जी, देता जी, हूं स्वागत है, स्वागत है। कि मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूं। मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूं। जी। बड़ा मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना। वाह। तो वो वास्तव में बड़े होंगे, जी। हैं भी ऐसा, वो तो अब केवी कुटीर बना लिए हैं, उसमें रह रहे हैं। जी। अच्छे कवि हैं, अच्छे शायर हैं, अच्छे वक्ता हैं। आंदोलन के दौरान मुलाकात हुई, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में दिल्ली में मुलाकात हुई, आईटीओ के ऑफिस था आम आदमी पार्टी का। जी, जी। ठीक है, वो बड़े लोग हैं, क्या बात करना, हम निचले स्तर पे हैं। कितना दिन आप उनके साथ रहे, कितने दिनों तक साथ रहे? और अगर हम नहीं, मैं यहाँ पे मैं कुमार जी के साथ बिल्कुल नहीं था जी। सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कुछ फोटोज मेरी वायरल हुई, शायद वो सर के पोस्ट से ही वायरल हुई, उन्होंने ही फेसबुक पे पोस्ट किया, उस वजह से लोग जानने लगे। हम लोग मुख्यतः पार्टी में काम कर रहे थे। अच्छा, किस पार्टी के लिए काम कर रहे थे आप? नहीं, उस समय तो योगेंद्र जी और कुमार सर ये सब लोग थे, तो उस समय लगता था कि ये जो कुछ लोग आए हुए हैं ये देश में परिवर्तन लाएंगे, नए लड़कों को लाएंगे, लेकिन सबके सपने मारे गए, हमारे भी मारे गए। कौन कौन थे उस समय जो, और कितने लड़के ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जिनके अपने सपने थे और उन सपनों को कहीं ना कहीं लोगों ने कुचल कर, खुद तो आगे बढ़ गए लेकिन उन बच्चों के, उन लोगों के सपनों को उन्होंने नहीं देखा? मेरे साथ के लगभग 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जी। मैं तो आज फिर भी इस लायक हो गया हूँ कि मैं गुलशन तिवारी के साथ जीवी न्यूज पे बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ या ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चों को मैं ऐसा भी जानता हूँ जो मेरे साथ के मेरे दोस्त हैं, जिनसे मेरी आज भी बात होती है। जी। वो इसी आंदोलन के लिए, इसी समाज के लिए, इसी पार्टी के लिए कार्यकर्ता बन के दरी उठाते थे दिल्ली में। कार्यकर्ता बन के दरी उठाते थे। उनकी स्थिति आज कैसी है? और आज वो मुझे लगता है कि कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000। अच्छा, किस नेता के लिए वो लोग काम कर रहे थे? नहीं, वो लोग नेता के लिए नहीं काम कर रहे थे। अगर उनको नेता, अगर विनय शुक्ला मंगल को या किसी भी साथी को नेता के लिए काम करना होता तो किसी भी नेता के साथ काम करता, कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपने सपने के लिए काम कर रहे थे, वो नए भारत के लिए काम कर रहे थे, वो उस चीज के लिए काम कर रहे थे जो अन्ना मूवमेंट में उठी थी। लगता था कि देश में परिवर्तन होगा, देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश में नई क्रांति आएगी। नहीं आई। सब तो उसमें सब निकले वहीं से। जो भ्रष्टाचार की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। उनके ऊपर फिर फर्जी दारू बेचने का केस चल रहा है, जेल काट के आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? तो ये सपनों का मरना है, सपनों का मरना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके सपनों को वहां पर मारा गया। सपनों का मरना। आप कुमार विश्वास के बारे में आप कहना चाहिए, कैसा उनका व्यक्तित्व है? अच्छे वक्ता हैं, बातें अच्छी करते हैं। व्यक्तित्व कैसा है उनका? व्यक्तित्व अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। निश्चित रूप से आप समाज में देखते हैं, समाज में अच्छा है। अच्छा, विनय मंगल शुक्ला, मैंने फिर वही कहा कि फिर वही एक शेर कि मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूँ, बड़ा मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना। अब आपके साथ कैसा संबंध है उनका? काफी दिनों से बात नहीं हुई है। तो आप दिल्ली कैसे आप अपनी जो है पहले भी मेरी बात नहीं होती थी, पहले भी मेरी बात नहीं होती थी। अच्छा, काम उनके लिए काम था, ऑफिस के लिए काम था, पार्टी के लिए काम था, पार्टी के सिलसिले में मुलाकात थी। तो विनय मंगल कैसे जो है अयोध्या की धरती, अपनी जन्मभूमि पर फिर वापिस आ गए? कैसे सपने उन्होंने बुने थे जो सपने साकार नहीं हुए उनके अपने? आप जानते हैं, जब बच्चा, छोटा बच्चा जब भूखा होता है जी, तो वो अपने माँ के पास आता है और खाता पीता है, रोता है। उसके बाद में जब उसका थोड़ा पेट भरता है वो दूसरी तरफ पलायन करता है, और जब उसे भूख लगती है तो फिर अपने माँ के पास आता है। ये हमारी मिट्टी है, इसमें खुशबू है, इसमें सुगंध है, इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? कभी ना कभी तो आप इन्हीं मिट्टी को छोड़कर, इसी गांव को छोड़कर, इसी धरती को छोड़कर, कोई सपना रहा होगा जो सपनों को लेकर आप दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे, सपने थे, आईएएस बनना था, बड़ी नौकरी करनी थी, बड़े लोगों के साथ रहना था, वो बड़े सपने थे। असफलता मिली, कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो गलतियां हम किए आने वाली पीढ़ियां ना करें। जी, आप जो है कई साल अपने जो है राजनीतिक क्षेत्र में गुजारे हैं, कई पार्टियों को बनते देखा है, कई पार्टियों को बिगड़ते देखा है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जो भारत देश की राजनीति है वह किस तरफ जा रही है, कि कैसा भविष्य आप देखते हैं, कवि हैं और शिक्षक हैं उसके नाते? भारत की
राजनीति मुझे लग रहा है कि सीज फायर के बाद में लोगों का थोड़ा सा भरोसा सरकार पे कम हुआ है। क्यों? सरकार तो कह रही है पाकिस्तान एकदम वो ठीक है, नतमस्तक हो गया। बिल्कुल नतमस्तक हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत सरकार को इस समय सीज फायर की आवश्यकता नहीं थी। ये सरकार को कम से कम नहीं करना चाहिए। भारत सरकार ने थोड़ी ना किया, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा फोन के, डीजीएमओ जो है वहां के फोन कर रहे थे, उन्होंने जो है सीज फायर का न्योता दिया भारत को। ये सरकार जाने। संसद में तो यही कहा जाता था ना कि हम पीओके ले लेंगे। क्या हुआ उस पीओके? अच्छा, क्या पीओके लेना इतना आसान लग रहा है आपको, जितना आसान से आप कह दे रहे हैं कि? नहीं, बिल्कुल नहीं आसान है। संसद में कह देना आसान था क्या? जो नेता अगर बिल्कुल कोई आम इंसान कह रहा है, हम उसकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे जी। लेकिन अगर हमारे देश का कोई जिम्मेदार अगर नेता ऐसी बात कह रहा है तो हम उसको गंभीरता से लेंगे, निश्चित तौर पर लेंगे। जी। तो स्पष्ट रूप से आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में भारत की राजनीति किस दिशा में जाती हुई? भारत की राजनीति करवट ले रही है और बिहार चुनाव और उसके बाद में 27 के चुनाव में ये चीजें क्लियर होंगी। अभी कुछ कह पाना मुश्किल। कैसे आप एक गुणागणित लगा लिए हैं, कैसा हो सकता? मैं अभी राहुल गांधी को परिपक्व नेता के तौर पर देख रहा हूं। राहुल गांधी जी परिपक्व नेता है, वो देश को संभाल पाएंगे? वो तो उन्हें लोग पप्पू कहते हैं, भाजपा वाले बहुत तरीके शब्दों से कहते हैं। देखिए, आपको लग रहा है कि देश को संभाल लेंगे वो? देखिए, किसी को पप्पू कह देना, किसी को फकीर कह देना, हम नहीं बिल्कुल 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 सुने हैं। देखिए, एक बात ये भी है ना तिवारी कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है ना। तो टीवी चैनलों पे क्या चलता है वो चलता रहेगा ना। ये आप भी जानते हैं कि आईटी सेल क्या करता है, पक्ष का भी विपक्ष का भी जी। तो दोनों तरफ के आईटी सेल हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं। आप कभी हैं तो आपकी निगाह जो है समाज पर हमेशा रहती है। अभी देखा जा रहा है कि पतियों के भय में माहौल इस समय बन गया है, पति डरे हुए हैं, कई ऐसे कांड सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पे एक कवि होने के नाते आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो है पतियों के मन में भय का माहौल बनता जा रहा है? अभी सोनम और राजा रघुवंशी कांड जो है हाल फिलहाल दिनों में वायरल चल रहा है। वो असम या मेघालय कहाँ की घटना थी? जो इंदौर की। जी 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 जी। देखिए, ये समाज जो है ना, हमेशा कोई भी चीज इस पृथ्वी पर अटल नहीं है, वो परिवर्तनशील है। एक वक्त था कि पुरुषों की ऐसी स्थिति थी, एक वक्त है कि अब महिलाओं की ऐसी स्थिति है। और इन सब चीजों में मैं सबसे बड़ा दोष अगर किसी का मानता हूं तो वो सोशल मीडिया का है जी। वो इस आभासी पूरी दुनिया का है। वो आप अभी हम ये भी देख रहे थे कि तमाम मीडिया पे ये चल रहा था कि इसके माँ बाप ऐसे हैं, इसकी माँ है, ऐसे संस्कार हैं। कुछ नहीं होता है। आप अपने बच्चे पे कितना नजर रख पाएंगे? मतलब असल संस्कार जो है लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम सोशल मीडिया। आप अपने बच्चों को रील देखने से कम करिए, उनको रोकिए कम से कम। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे यह लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दे रहा है। आने वाली नस्लें बर्बाद हो, और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल बढ़ती जाएंगी। एक कवि होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे माता पिता को? कैसा अपने बच्चों के प्रति जो है ख्याल रखना चाहिए? बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाइए, बाबा तुलसी की। बच्चे तब उसे पढ़ना ही नहीं चाहते, अब तो रील स्क्रॉल करना चाहते हैं। फोन कम कर दीजिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहेंगे? अरे अभी हमारी बिटिया है, हमारी छोटी सी बिटिया है, सुबह उठ के ऐसे पढ़ती है, काग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मद्य सरस्वती कर्मूलेत गोविंदा प्रभातम कर दर्शनम। क्यों नहीं करेंगे बच्चे? बिल्कुल करेंगे। अब कराइए। तो हमारी बच्ची 2 साल की है और उठती है तो सबसे पहले उसको बोलना नहीं आता है, लेकिन ऐसे हाथ करके बैठती है। तो मतलब यानी बच्चों हमें सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया गया, आरएसएस के स्कूल में हम भी पढ़े हुए हैं। आरएसएस के स्कूल में? आरएसएस के स्कूल में पढ़े हुए हैं 5th तक। आज जो 2-2 पैसे की ट्रोल कहते हैं ना कि भाजपा विरोधी हैं, ये हैं, देशद्रोही हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे। हम अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है सत्ता पक्ष में अपनी बातों को कहते हैं। आप लगातार सत्ता पक्ष के विरोध में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, ऐसा क्यों?
नहीं, हम सत्ता के पक्ष या विपक्ष की बात ही नहीं है सर। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि लोग ट्रोल करते हैं। हाँ, बात वो नहीं है, वो लोगों की समझ का फेर है जी। बात ये है कि सरकार के जो अच्छे फैसले हैं, जैसे 370 बहुत अच्छा फैसला था सरकार का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का। सरकार ने कितना बढ़िया निर्माण करवाया है, एक दंगा नहीं हुआ, किसी की औकात नहीं पड़ी कि कोई बोल दे। लेकिन जो ऐसे मुद्दे हैं, जैसे सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मुद्दा है जी, तो सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे ना जी। आम आदमी की बेसिक जरूरत क्या होता है, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, यही तो। और अगर वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो उसका सवाल तो किया जाएगा ना सरकार जी, से। जी। और ये सरकार करने से आदमी देशद्रोही कैसे हो गया? लगातार यह सत्ता विरोधी का कमेंट्स भी लोग करते हैं कि ठीक है, कमेंट्स आप पढ़ते होंगे तो। हाँ, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो उन लोगों की कैसी मानसिकता आपको लगती है कि ये लोग कैसे लोग हैं? ये लोग ऐसे हैं कि हमारा और आपका नाम लेके उनकी भी दुकान चल जाती है। बस वो लोग भी अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। जी। कभी विनय मंगल शुक्ला आईएएस बनना चाहते थे, इनका सपना था, और दिल्ली गए, सफलता नहीं मिली। अब अपने गृह जनपद जन्मभूमि अयोध्या वापिस आ गए हैं। तो कभी विनय मंगल शुक्ला आप आगे और क्या करना चाहते हैं? आप एक शिक्षक भी हैं, आप जी बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, तो आगे आप किस क्षेत्र में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहेंगे? अभी सर मेरा प्लान है कि एक इंस्टीट्यूट खोलने का जी, और ईश्वर की कृपा रही, भगवान राम की कृपा रही तो वो इंस्टीट्यूट जल्दी ओपन हो जाएगा। जी। और वो इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए होगा। जी। और जब भी ओपन हो गया हम आप लोगों को जल्दी ही सूचित करेंगे। और उसी के क्षेत्र में मेरा प्रयास ये होगा कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, शहरों में नहीं जा सकते, उनको दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसी सुविधाएं यहाँ पे दे दी जाएं। क्या आपने कहीं ऐसा लोकेशन चूज किया है कि किस लोकेशन पे आप ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहेंगे? हमारे यहाँ कुमारगंज के आसपास इसी लोकेशन में, कुमारगंज से लेके और बौरामा या डेली बाजार के बीच में, इसी पे कहीं आसपास ही हो जाए। जी। आप कवि हैं और आपसे कविता न सुनी जाए तो इंटरव्यू अधूरा ही रहेगा। तो कैसी कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? मैं एक कविता सुनाता हूँ, अभी हाल ही में एक पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी। जी। वो मैं आपके दर्शकों को सुनाता हूँ, और खास करके उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं जी। जो एक दो बार में हार जाते हैं। हमसे पूछो, हमने जो है कितने फेलियर्स आए हैं जीवन में, ना नौकरी मिली, ना मोहब्बत मिली, सब कुछ छूट गया। हाँ, कुछ नहीं मिला। क्या क्या छूटा विनय मंगल का? सब कुछ छूट ही गया है। पहला प्यार नहीं मिला, पहली पसंद की नौकरी नहीं मिली, जिस उम्र में घर में रहना था, जिस उम्र में क्रिकेट खेलना था, जिस उम्र में पढ़ाई करनी थी, उस उम्र में देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में गए और वहां पे घटिया लोग मिल गए, तो वो भी छूटे। तो सब छूटा ही है, मिला क्या है, इससे में कुछ नहीं आया है। और उसके बाद भी मैं आपके साथ में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ ना। तो ये इसके लिए, एक समर्पण के लिए, एक मैं आपके दर्शकों को एक गीत सुनाता हूं कि आपको हार नहीं मानना है कभी जीवन में जी। तो कांटे चुप चुप कर कहते हैं आगे बढ़ना ठीक नहीं। हर बार आपको धोखा मिलेगा, हर बार आपके पीठ के पीछे से वार होगा, हर बार आपके अपने ही आपको गिराएंगे, लेकिन उनके गिराने में भी आपको हार नहीं माननी। ये कांटे हैं आपके पैर में चुभ रहे हैं और उन दर्द होगा लेकिन उसको सहना है। तो कांटे चुप चुप कर कहते हैं आगे बढ़ना ठीक नहीं, मेरी बातें तुम मानो, कांटों की सुनना ठीक नहीं। कांटे चुप चुप कर कहते हैं आगे बढ़ना ठीक नहीं, मेरी बातें तुम मानो, कांटों की सुनना ठीक नहीं। हार गए हो, ठहरो थोड़ा, हार गए हो, ठहरो थोड़ा, मन को भी विश्राम करा दो। सोचोगे जब शांत चित्त से, पगडंडी मिल ही जाएगी। कितना भी थके हो, हारे हो, थोड़ा आराम करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा जीवन में आगे बढ़ने का। हार गए हो, ठहरो थोड़ा, मन को भी विश्राम करा दो। सोचोगे जब शांत चित्त से, पगडंडी मिल ही जाएगी। जितना पीछे लौटोगे उतना आगे बढ़ जाना, जितना पीछे लौटोगे उतना आगे बढ़ जाना। 4 कदम चलते ही तुमको
अपनी मंजिल मिल जाएगी। 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ, ठीक है चल रहे हैं, अगर अरे एक का अटेम्प्ट तो बचा है, 2 अटेम्प्ट और बचा है, वो भी कर लो, जितना घर जाओगे एक साल और सही कर लो कोशिश, हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो जितना पीछे लौटोगे उतना आगे बढ़ जाना, 4 कदम चलते ही तुमको अपनी मंजिल मिल जाएगी। अगर यहां तक पहुंच चुके हो, ये जीबी न्यूज जी। अगर यहां तक पहुंच चुके हो तो पीछे मुड़ना ठीक नहीं, कांटे चुप चुप कर कहते हैं, आगे बढ़ना ठीक नहीं। अगला बंद है गीत का कि जीवन की राहों में कितने दुख के बादल छाएंगे, जीवन की राहों में कितने दुख के बादल छाएंगे, मिलकर बिछड़ेंगे कुछ, कुछ बिछड़े फिर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ स्थिर नहीं है इस संसार में ना, जो आज मिले हैं वो कल बिछड़ेंगे, और जो कल बिछड़े वो परसों फिर मिल सकते हैं किसी मोड़ पे जी। कहीं उनसे मुलाकात हो सकती है। तो जीवन की राहों में कितने दुख के बादल छाएंगे, मिलकर कुछ साथ चलेंगे, अगले पल क्या होगा ये कभी किसने जाना है, अगले पल क्या होगा ये कभी किसने जाना है, मिलकर साथ चलेंगे हम, हमें अपना धर्म निभाना है, मिलकर साथ चलेंगे हम, हमें अपना धर्म निभाना है, अंतिम सांसों तक भी। ये 2-2 पैसे के ट्रोल ना जी, जो सुबह सुबह आ जाते हैं ना कमेंट्स बॉक्स में, हाँ कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं, गांधी के ऊपर कुछ बोल दीजिए तो वो आके बोलने लगते हैं, उनके लिए ना, जिनकी औकात नहीं है कि अपने यहाँ की चौकी इंचार्ज से, अपने यहाँ के होमगार्ड से बात कर लें, वो गांधी को सुबह उठ के गाली देते हैं ना, जो जिनको प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए घूस खिलाना पड़ता है, जिनकी औकात नहीं होती कि होमगार्ड के सामने आंखें मिला के बात करें, चेकिंग लगी रहती है ना तो पैंट गीली हो जाती है, मोटरसाइकिल से मोड़ के ना दूसरा कट ढूंढते हैं। कमेंट्स बॉक्स में वो भी लोग आके जो है, हाँ वो भी आके सुबह सुबह अगर गांधी पे कोई, गांधी में क्लास पढ़ाया जा रहा है, उसकी कोई रील वायरल हो रही है तो वो भी आके गाली देते हैं, वो देशद्रोही हो, गांधी हो तुम। हाँ। वो भी गांधी जो 56 इंच का सीना लेके, उस समय 56 इंच का सीना कहना आसान है सर ना। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, गुलशन जी आपको जान के हैरानी होगी, 1932 का समय था जी, और गोलमेज सम्मेलन था, जॉर्ज पंचम गांधी से मिलना चाह रहा था। जॉर्ज पंचम क्या था उस समय? वो इंग्लैंड का राजा था वो। अच्छा, वो और इस आज का राजा नहीं, ये आज का इंग्लैंड नहीं, दुनिया के 2/3 हिस्से पे राज करने वाला इंग्लैंड। 1932 की मैं बात कर रहा हूँ। जो स्थिति आज अमेरिका की है वो स्थिति कभी इंग्लैंड की हुआ करती थी जी। चर्चिल कहता था गांधी को अधनंगा फकीर। अधनंगा फकीर? हाँ, गांधी के ड्रेसिंग सेंस पे। वहां से ऑफिस से, पीएमओ ऑफिस से गाइडलाइन जारी होती है ना कि आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो कैसे कपड़े पहन के आएंगे, क्या आएंगे। वहां से गाइडलाइन जारी हुई कि आप ब्लू या ब्लैक कलर का, आप किताब पढ़ेंगे जब इतिहास की तो आपको उसमें पता लगेगा कि आप ब्लू या ब्लैक कलर का कोट पहन के आएंगे। और गांधी तो गांधी ऐसे पहुंच गया, जैसे वो भारत में रहते थे वैसे पहुंच गए। उनके पीए ने जाके बताया कि गांधी आया है और वो तो ऐसे चला आया है, कोट वोट पहन के आया नहीं है। तो चर्चिल कहता है कि अधनंगा फकीर है, लेकिन इतना नंगा है हमको तो पता ही नहीं था। उसको ना मस्ती सूझी, तो बुला लो गांधी को, बुला लो, देखते हैं। उसने कहा कि आपके पास कपड़े नहीं है, आप बिना कपड़े के यहाँ गए। सुनना वो 156 इंच का सीना गांधी का, दुनिया के सबसे बड़े इंसान के सामने उस समय खड़े होकर कहा कि सारे कपड़े तो आपने हमारे चुरा लाए हैं, हम क्या पहने। ये गांधी थे, ऐसा जवाब था। हाँ। और ये 2 पैसे के जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ जाना नहीं है, 5000 रुपए का ओप्पो फोन ले लिए हैं, सुबह पौ पौ करने लगते हैं, कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं। हाँ। अनाप शनाप। तो जिनकी औकात नहीं है कि होमगार्ड से बात कर लेंगे, जिनकी औकात नहीं है कि चौकी पे बैठे हुए चौकीदार से बात कर लेंगे, चौकी इंचार्ज से बात करना तो बहुत दूर की बात है, जिनकी औकात नहीं है कि अपने विधायक से 2 सवाल पूछ लेंगे, जिनकी औकात नहीं है कि उनका सांसद वोट मांगने आएगा तो खाली उसके साथ सेल्फी लेने जाएंगे, उसे सवाल नहीं पूछेंगे, वो गांधी के ऊपर सवाल उठाते हैं। और ये दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है जी।
ना, सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष। में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। वो सावरकर से पूछेंगे ना, वो वीर सावरकर से पूछेंगे, जबकि उनको पता कुछ नहीं है सावरकर के बारे में। और इधर उधर के लोग गांधी से पूछेंगे, उनको भी कुछ गांधी की। और मजे की बात यह है कि दोनों जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो दोनों सम्मान करते हैं, गांधी का और सावरकर का, दोनों का सम्मान करते हैं हम। जी। तो कभी विनय मंगल शुक्ला ऐसी मिसाल है, अगर हम उन सभी लोगों का इंटरव्यू, उन सभी लोगों की बातों को तो खूब ध्यान से सुनते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कभी विनय मंगल शुक्ला, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन वो अलग तरीके से है। तो हमने इनसे बातचीत किया और कई लोगों के लिए ये मिसाल भी है कि जहां लोग थोड़े से किसी अपने सफर पर अगर सफल नहीं हो पाते हैं तो निराश होकर के बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। तो उन लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, इनसे सीखना चाहिए, उन लोगों को अपने जीवन में इनकी बातों को भी उतारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अपने समय निकाला जीबी न्यूज से बातचीत किया। नहीं, आपका धन्यवाद सर कि आप इतनी दूर से चल के आए हैं और हम आपकी सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मुझे खेद है। जी धन्यवाद। तो बने रहिए आप सभी लोग जीबी न्यूज के साथ। आपको हम किसी अन्य लोगों से, ऐसे गांव के चौक चौपालों से और ऐसे लोगों से बातचीत करते रहेंगे। मिलते हैं किसी अन्य लोगों के साथ बातचीत में और आपको बतकही के एक खास एपिसोड में। धन्यवाद।